गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो फिर कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है पीएससी का पेपर तो आपका अच्छे चल ही रहा होगा, तैयारी भी बहुत बेहतर चल रही होगी। 25 तारीख के पेपर के लिए बेसब्री से इंतजार है ना सभी को। चलते हैं अपन कुछ चीज़ें जो मैंने ट्राई की, मैं सोचा कुछ क्यों ना आपकी कुछ मदद करने का इरादा सोच के हम कुछ ऐसा करूँ जिससे आपको कुछ बेनिफिट हो। कुछ ऐसा क्यों ना किया जाए मेरे द्वारा जो शायद आपको एग्जाम के जाते जाते समय कुछ ऐसा लगे कि यार कुछ तो अच्छा किया था तुमने। तो इसी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक टेस्ट सीरीज लागू की है। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 10 सवाल रेगुलर के डाला करूंगा मैं। और उन 10 सवालों के अंदर ऐसे सवाल जो मैंने इसके अंदर पीपीटी के जरिए बनाए हैं, मैं ऐसा इरादा कर सकता हूँ, ऐसा मान सकता हूँ कि कम से कम 100% का तो बोल नहीं सकता, लेकिन 80% सवाल शायद आपके यहाँ से फंस सकते हैं। ऐसे सवाल भी आ सकते हैं जो कई तरह से पूछे जा चुके हैं, और प्रीवियस ईयर के सवालों को मैंने इसमें बिना कुछ कहे शांति से रखा हुआ है। तो ये टेस्ट सीरीज जो आपके लिए मैंने बनाई है, मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। और वैसे भी आप सभी लोग तैयारी तो कर ही रहे हैं। तो बस मेरे सवाल देने का मकसद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतना है कि दोस्तों, इसमें जो भी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आपको जिन जिन सवालों के आंसर आपको अच्छे से मालूम है ना, मुझे कमेंट करके बताएं। और तकरीबन जब मेरे सारे सवालों के आंसर पूरे हो जाएंगे उस दिन, उसके बाद मेरे को सारे लोग कमेंट करके बताएं कि किस किस बंदे के कितने कितने आंसर ऐसे थे जो पूरी तरीके से सही निकले। फिर मैं आप सभी के नंबर चेक करूंगा, और जिसके 10 में से 10 नंबर आएंगे मैं उसको रिप्लाई भी करूंगा। चलते हैं मेरे पहले सवाल जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया है। उसका सवाल का नाम है एकीकृत परिपथ क्या है। जानते हो आप सभी लोग एकीकृत परिपथ क्या होता है? उम्मीद आप सभी लोग जानते ही होंगे। एकीकृत परिपथ की जो खोज किस बंदे ने की थी उसका सवाल ये आता है। उस खोज को करने वाले बंदे का नाम था जे एस किल्बी। तो ये वो बंदा था जिसने सबसे पहले एकीकृत परिपथ की खोज की थी। चलते हैं अपन फिलहाल स्पीड को कम करते हुए, समय की बर्बादी को बचाते हुए दूसरे सवाल की तरफ। भारत देश की सिलिकन घाटी किसे कहते हैं? कई बच्चे इस सवाल का आंसर केरल लगा के आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको सिलिकन वैली पता है, लेकिन यहाँ पर सिलिकन वैली की जगह सिलिकन घाटी है। तो इसी तरीके से इसको केरल ना मानते हुए इस सवाल का आंसर है बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक के बारे में तो अब जानने की जरूरत ही नहीं है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, जिसको सिलिकन घाटी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, गलती से भी इसमें कुछ भी लड़के केरल ना कर देना, क्योंकि वहाँ सिलिकन घाटी की जगह सिलिकन वैली आ जाता है। बस फर्क इतना है। लेकिन आप सोचोगे कि यार टेक्नोलॉजी के बीच में ये सिलिकन घाटी वाला सवाल कहाँ से आ गया, बल्कि ऐसे तो ज्योग्राफी में होना चाहिए था। लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जिसकी वजह से आज हम अंतरिक्ष में भी जाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं जहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी वाले काम भी हो रहे थे, जिसकी वजह से इस सवाल को मैंने इसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ये मुझे लगा बेहतर है। कई बार पूछा भी गया है, इसलिए मैंने इसको इसमें डाल दिया। चलते हैं अपन अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है ईमेल। कौन नहीं जानता ईमेल पोस्टपोन करना, यहाँ से उधर सामान सेंड करना, या फिर अपने एड्रेस या फिर अपना ईमेल एड्रेस करना। हर एक गली का बंदा भी जानता है, सारे लोग जानते हैं। गली में रहने वाला हर एक छोटा से छोटा बंदा, सब जानते हैं ईमेल के बारे में। लेकिन ईमेल के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही हैं। लेकिन दूसरा सवाल जो मैंने इसके अंदर ही कन्वर्ट कर दिया है समय को बचाते हुए, मैंने कहा फालतू में 2 सवालों को क्यों ऐड किया जाए, एक ही सवाल के अंदर 2 सवाल ले लेते हैं ना। दूसरा सवाल है OMR। OMR मार्कशीट के बारे में सुना होगा आप सब लोगों ने। या फिर जिस दिन आप जाओगे MPPSC का प्री लिखने के लिए, उस दिन जो आपको आंसर के लिए टिक करना होगा, उसका नाम OMR मार्कशीट ही होता है। तो चलते हैं इन दोनों चीज़ों की फुल फॉर्म के बारे में जानने के लिए। ईमेल की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है। बिल्कुल भी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसके बारे में बहुत ही बेहतर तरीके से और बचपन से लेकर आज तक सुनते हुए आ रहे हैं। ईमेल की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल है वो जो अपन को 25 तारीख वाले दिन अपने हाथों के बीच में हार्ड कॉपी के रूप में नजर आएगा, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। मतलब OMR मार्कशीट की फुल फॉर्म क्या होती है? तो उसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। आप सभी लोग जानते हो उसमें मार्क से ही टिक लगाना होता है, इसलिए मैंने उसका नाम भी मार्क रखा है। OMR मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर। चलते हैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल, कोबोल एक लैंग्वेज है, प्रोलोग ये भी एक लैंग्वेज है। लेकिन सवाल इतना आसान नहीं आता दोस्तों, क्योंकि कंप्यूटर वाले सवाल जिस बंदे ने सवाल बनाए हैं उसको भी पता है ये दोनों लैंग्वेज हैं। लेकिन वो ये जानना चाहता है कि ये लैंग्वेज किस तरीके की हैं। जिस तरीके से हम सब लोग अगर जनरल स्टडीज़ के बारे में बातें करें, या फिर जिस तरीके से हमने सुना है, तो हम ज़्यादातर फिलहाल 3-4 लैंग्वेजों के बारे में ही जानते हैं, जैसे कि C++, जावा। देखिए ये नई लैंग्वेज कौन सी है जिनके बारे में हमने कभी सुना ही नहीं। तो लेकिन अपन यहाँ पे बातें करते हैं, जो मैंने किस तरीके से बताई हैं, क्योंकि ये वो लैंग्वेज हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के अंदर देखने के लिए मिलेगा।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के अंदर देखने के लिए मिलेगा। और ये बहुत ज़्यादा पुरानी भाषा है, क्योंकि ये आज की भाषा तो है नहीं। क्योंकि देखो ये क्या हो रहा है, आज के जनरेशन में धीरे धीरे रोबोट्स बनते जा रहे हैं, तो रोबोट्सों को मानव की जैसे टेक्नोलॉजी, मानव के जैसा दिमाग देने के लिए इन सारी लैंग्वेजों को मानव या फिर रोबोट के अंदर डाला जाता है। और एक बात मैं बताऊं, सबसे पहले जो रोबोट के अंदर लैंग्वेज डाली गई थी, उस लैंग्वेज का नाम था लिस्प। अगर मैं आपको लिस्प की फुल फॉर्म बताऊं तो लिस्ट प्रोसेसर। ये वो लैंग्वेज थी जो सबसे पहले किसी कंप्यूटर मशीन के अंदर डाली गई थी। उसके बाद उस मशीन का नाम हम लोगों ने रोबोट रखा था। और आपको उदाहरण के लिए अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसा क्या एग्जांपल दूं कि मुझे समझ में आ जाए कि वो लिस्ट डालने से क्या नज़र आता है, तो उसके लिए सूफिया रोबोट के बारे में कौन नहीं जानता, जिसे 2011 में अमेरिका की हांगकांग कंपनी के द्वारा बनाया गया था। चलते हैं अपन अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है अपना, इस तरीके से सवाल के आंसर का जो होता है, कंप्यूटर की दो भाषाएं होती हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के अंदर यूज होती हैं। अगला सवाल है अपना, सबसे पहले वो कौन सा वायरस था जिसको खोजा गया था। लेकिन कोरोना वायरस के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना दोस्तों, क्योंकि इसे खोजा नहीं गया, इसे तो बनाया गया, वो भी चाइना के द्वारा। इसमें बताने की क्या जरूरत है, लेकिन ये अपने पेपर में आएगा। लेकिन यूनिट 9 से इसमें एक भी सवाल नहीं आएगा। यूनिट 9 में जो सवाल है, यूनिट 9 की जो हेडिंग है उसका नाम है रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। तो इस सवाल का आंसर कुछ अलग ही होना है, अलग कुछ ऐसा होना है जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हो। तो वो कौन सा ऐसा वायरस था जिसको हम लोगों ने सबसे पहले खोजा था। तो उस सवाल का आंसर देखने के लिए चलते हैं अपन अपनी स्क्रीन की तरफ। ये रहा क्रीपर वायरस। इसकी स्थापना या फिर इसको जब खोजा गया था तो एक थॉमस नाम का एक इंजीनियर बंदा था जो कंप्यूटर पर काम करता था। उस बंदे ने सबसे पहले इस वायरस को खोजा था और उसको 1971 में खोजा गया था। चलते हैं अपन इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले सवाल की तरफ, क्योंकि टाइम अपने पास बहुत ही ज़्यादा कम है। तो अगला आपका पहला सवाल ये, ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से कोई मेरे इजाज़त के बगैर मेरे कंप्यूटर में जाकर मेरे कंप्यूटर का सारा डेटा चुरा सकता है, मेरे कंप्यूटर को मेरी इजाज़त के बगैर चला सकता है, मेरे सारे डेटे को इधर से उधर इन्फॉर्मेशन कर सकता है। अगर कोई बंदा मेरी इजाज़त के बगैर ऐसा करता है तो मैं उस चीज़ को क्या कहूँगा। इसका जवाब देने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं। मोबाइल के अंदर भी तो ऐसा होता है, कभी कभी कहते हैं यार किसी ने मेरा मोबाइल हैक कर लिया। हैक मतलब हैकर, बस यही मेरे सवाल का जवाब था दोस्तों। हैकिंग इसका मतलब अगर अपन इसको कंप्यूटर लैंग्वेज के तरीके से पढ़ेंगे तो वो क्या कहती है, किसी सिस्टम मतलब कंप्यूटर को अनाधिकृत मतलब किसी भी बिना रूल के या फिर बिना मेरी इजाज़त के अपने अधिकार क्षेत्र में कर लेना क्या कहलाता है, हैकिंग कहलाता है। चलते हैं अपन अपने अगले सवाल की तरफ। ई गवर्नेंस सेवा क्या होती है और इसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ से की गई थी, मध्य प्रदेश में इसके बारे में क्या बातें की जाती है। ई गवर्नेंस सेवा, क्या आपको जानते हो ई गवर्नेंस सेवा कहाँ से हुई थी मध्य प्रदेश के अंदर। ई गवर्नेंस सेवा क्या होती है, ई गवर्नेंस सेवा का मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लेन देन से होता है। लेन देन मतलब कैसा, अमेजन वाला लेन देन, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग वाला सिस्टम ई गवर्नेंस सेवा की तरफ बढ़ावा देता है। लेकिन ऑनलाइन वाले सिस्टम को अपन आगे देखेंगे। सबसे पहला सवाल जो है कि मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा कौन सा जिला है जिसके अंदर से सबसे पहले इस ई गवर्नेंस की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों आप सबको क्या लगता है कि यह सवाल अपने पेपर में आएगा या नहीं आएगा। मैं इस सवाल पर सील लगा के बोल सकता हूँ कि शायद 99% ये सवाल अपने मध्य प्रदेश पीएससी के एग्जाम में आ सकता है। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपने मध्य प्रदेश से रिलेटेड है और मध्य प्रदेश के भी उस जिले से जो धार नगरी के नाम से फेमस है। तो इस सवाल का आंसर है धार। धार नगरी को कौन नहीं जानता, अपने मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। धार तो भाई धार ही है। धार के अंदर कई रानियों के बारे में भी पढ़ा, धार का किला भी पढ़ा है अपन सब लोगों ने, तो धार के बारे में अपन सब लोग अच्छे जानते हैं। चलते हैं अपन अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है मेरे सामने, डिजिटल इंडिया भाई, वो तारीख शायद कभी ही हम भूल पाए। तारीख थी 1 जुलाई 2015। हम कभी भूल ही नहीं सकते। मोदी जी ने जिस दिन बोला था कि आज से जो कुछ भी होगा पेटीएम के जरिए होगा। आज से अगर कोई चाय वाले को भी पैसे पे करेगा तो कैश नहीं देगा, पेटीएम के जरिए देगा। इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ डिजिटल इंडिया बनाने से मकसद है मोदी जी का, सिर्फ और सिर्फ डिजिटल इंडिया से है। मतलब ऑनलाइन शॉपिंग करने वाला काम है। जो भी करना है अब अपन को बैंकिंग के थ्रू करना है, क्योंकि हर एक चीज़ टैक्स लगने से बच सकती है। बैंकिंग से रहेंगे तो सारा काम एक नंबर से होगा। कोई भी काम ऐसा नहीं होगा जो अपन को लगेगा कि यार ये ब्लैक मनी के काम में आ सकता है। इससे हमको दो बेनिफिट मिलेंगे, एक तो सरकार का घाटा बचेगा और दूसरा हमारा जो भी काम चलेगा, जो भी पैसा चलेगा वो नंबर 1 के जरिए चलेगा। तो इसको एक शब्द में बोला जाए कि डिजिटल इंडिया का मतलब क्या है, ऑनलाइन काम करना। जो भी काम करना सब ऑनलाइन के जरिए करना है, जैसा भी करना भला बुरा जैसा भी करना सब और सब ऑनलाइन के जरिए ही मेरे को काम करना है। पैसे की बातें या फिर पैसे ट्रांसफ़र करना, जो चोरी फोरी, इससे क्या वो पैसे की चोरी भी बच जाएगी।
लेकिन आजकल तो जनरेशन इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है कि कई लोग इसके अंदर जाकर भी ओटीपी मांग कर भी बहुत सारे पैसे लेने की कोशिश करते हैं। चलते हैं अपन अपने आखिरी और अगले सेकंड सवाल की तरफ। अपना आखिरी सेकंड सवाल ये है, ई कॉमर्स का अर्थ क्या होता है? तो आप सब लोग इसके बारे में जान चुके हो। शॉपिंग करना, ऑनलाइन तरीके से शॉपिंग करना, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट नज़र आता है। तो अपना अगला सवाल है फ्लिपकार्ट के बारे में ही। ऑनलाइन शॉपिंग के द्वारा सामान खरीदने वाला काम ई कॉमर्स के अंदर आता है। तो अपना अगला सवाल जो था मैंने बताया फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट का मतलब क्या होता है? इसको देखकर तो आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको सब कुछ पता है, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सवाल को घुमा कर रखा है, क्योंकि आपको ये नहीं पता फ्लिपकार्ट कब बना था और किस बंदे ने इसको बनाया था। वो तारीख थी, फ्लिपकार्ट जिस दिन बना था वो तारीख थी 2007, और इसको बनाने में जिन लोगों का हाथ था वो थे, एक का नाम था सचिन, दूसरे का नाम था मिल्ली होन। एक का नाम था सचिन, दूसरे का नाम था बिन्नी हॉल। बिन्नी हॉल दो बंदे थे, इन दोनों बंदों ने 2007 में फ्लिपकार्ट को बनाया था। तो ये रही आपकी 10 सवाल होगी। जैसे मैंने बोला था सिर्फ और सिर्फ 10 सवाल देंगे, सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज है, और एक दिन ऐसा आएगा 25 तारीख से पहले कि अपन पूरी सीरीज को धीरे धीरे कन्वर्ट करते हुए अपनी तैयारी को धारदार बना सकते हैं। हो सकता है इतना अच्छा रिजल्ट मिल जाए जैसा अपन ने सोचा भी ना हो। शायद ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा काम कर जाए। तो मिलते हैं अपन अगली अगली टेस्ट सीरीज के अंदर। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो एंड मेरी पुरानी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और मुझे फॉलो कीजिएगा। इंस्टाग्राम भी मैं चलाने लगा हूँ कुछ दिनों से। ट्विटर तो मैं बचपन से ही चलाता था, फेसबुक अभी भी बनाया है। चलते मिलते हैं दोस्तों अगली सीरीज के अंदर।